स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक बेटा। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? आवर एनवायरनमेंट वाला। इसी से जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया था? फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में और ट्रॉफिक लेवल के बारे में। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो फूड चेन है हमारी, उसके अंदर किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, हम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमेशा इसी फूड चेन का लेके चल रहे हैं कि सपोज करो कि ग्रास, डियर एंड लोयल। अभी में ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से एनर्जी आती है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। हमारी जो सन एनर्जी है, जो सनलाइट है, दैट इज एंट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो सनलाइट को कौन आप एंट्रैप करते हैं? प्रोड्यूसर्स एंट्रैप करते हैं, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे ट्री हो, फॉरेस्ट हो, जो भी है, हमारे प्रोड्यूसर है वो उसको एंट्रैप करते हैं। आपको पता है 1% एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करते हैं हमारे सोलर रेडिएशंस की। ये उस सोलर रेडिएशंस की सन एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। ये किस में कन्वर्ट करेंगे भाई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और फिर उस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करने में। आप सबको पता है, आपने फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस पढ़ी होगी, जिसमें हमने ये देखा था कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सन एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन की जाती है। तो ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस कैसे हुई? बाय एंट्रैपिंग द केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक फूड बना, इसकी जो एनर्जी है उनमें से कुछ एनर्जी तो प्लांट्स अपने खुद के ओन मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर लेते हैं, है ना। कुछ एनर्जी डिसिपिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट, और जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है ना प्रोड्यूसर में, वही स्टोर्ड एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। समझे? तो हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी यहाँ पे थी उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे भी यही सब हुआ। डियर, मान लो कि ग्रास के अंदर 100 किलो जूल एनर्जी थी। ठीक है, 100 किलो जूल एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो ग्रास ने अपने खुद के लिए यूटिलाइज की, कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में डेसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ द हीट, और कुछ एनर्जी है वो ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड अप टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो 100 kg में से 10% कितनी हुई? 10 किलो जूल एनर्जी किसके पास जाएगी? डियर के पास। अगेन सेम प्रोसेस हैपेंस एट दिस ट्रॉफिक लेवल कि कुछ एनर्जी इन्होंने यूटिलाइज की, कुछ एनर्जी डिसिपिएट हो गई, और जो एनर्जी इनके पास स्टोर थी उसी में से कुछ एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो अगेन इसका 10% जाएगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो लोएन के पास कितनी आई? 1 किलो जूल एनर्जी आई। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज ओनली एंड ओनली 10%। और ये बात किसने बताई थी? एक साइंटिस्ट थे, लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 10% लॉ ऑफ एनर्जी नाम दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ वाज गिवन बाय लिंडमैन एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ only 10% energy get transferred from one trophic level to next trophic level, from one trophic level to the next trophic level। एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी भाई? 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? इनमें से क्या होगा कि कुछ एनर्जी, सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म। कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज कर दी जाती है बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन मेटाबॉलिज्म, अपने खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए वो यूटिलाइज कर देते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो बात आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है
कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को हम बना नहीं सकते। तो बात ये आती है यहाँ पे 10% लाइन ये कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है तो बाकी एनर्जी कहाँ चलेगी। तो बाकी एनर्जी आप क्या देख रहे हैं, कुछ एनर्जी तो ऑर्गेनिज्म ने अपने खुद के लिए यूटिलाइज कर ली, कुछ एनर्जी क्या होगी, कुछ एनर्जी गेट डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, सम एनर्जी get dissipate in the environment in form of heat। कुछ एनर्जी एनवायरमेंट में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो प्लांट्स में, जो एनिमल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वही स्टोर्ड एनर्जी का 10% है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। तो क्या बताया बेटा, यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी है वही ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब इनमें से आपको पता है कि जो हम फूड चेन के बारे में स्टडी करते हैं तो उनमें जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस नहीं प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दे ट्रैप द सन एनर्जी, वो सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं। आपको पता है टोटल सन एनर्जी का प्रोड्यूसर्स ओनली 1% कंज्यूम करते हैं, और फिर प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इन्होंने कितनी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज किया, ठीक है, वो इनकी क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बताती हूँ बेटा, कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि प्लांट्स ने कितने अमाउंट ऑफ फूड को सिंथेसाइज किया एनुअली टोटल सन एनर्जी को यूज करके, वो उनकी क्या कहलाती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम जीपीपी कहते हैं, ठीक है। अब एक आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपसे एनटीएससी में पूछा जा सकता है, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। एक आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड तो प्लांट्स ने बनाया और उसमें से कितना उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, तो नेट कितना बचा, दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम एनपीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जीपीपी माइनस आर क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए उसमें कितने यूटिलाइज हो गई और कितनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची, दैट इज नोन एज एनपीपी। हमेशा एनपीपी जीपीपी से कम होगी। तो यहाँ पे हम खैर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बताया कि प्लांट्स ने ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज किया। तो इसमें आपने क्या देखा कि प्लांट्स ने अपने खुद के रेस्पिरेशन के लिए, खुद की मेटाबॉलिज्म के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, और यूटिलाइज करने के बाद जो स्टोर्ड एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ वही एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें, हर्बीवोरस में, ठीक है। तो हर्बीवोरस में अल्टीमेटली सिर्फ 10% एनर्जी गई, जो टोटल एनर्जी प्लांट्स ने बनाई थी 100% में से सिर्फ 10% नेक्स्ट में गई। सिमिलरली हर्बीवोरस के साथ होगा। हर्बीवोरस क्या करेंगे कि उन्होंने प्लांट से कितनी एनर्जी ली, हर्बीवोरस ने प्लांट से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ली 10% ली, उनमें से कुछ एनर्जी तो उन्होंने अपने लिए यूटिलाइज कर ली, और कुछ एनर्जी जब वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर करते हैं तो हीट की फॉर्म में एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है और रिमूव हो जाएगी, और सिर्फ 10% एनर्जी है जो नेक्स्ट कार्निवोरस के पास पहुंची। कार्निवोरस के पास इस 10% की भी 10% ही पहुंची, समझे। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन दिया था कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लंबी फूड चेन क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, उसका रीजन आप यहाँ से बता सकते हैं ना। जैसे कि मान लो भाई हमने ये एग्जांपल दिया था आपको ग्रास का, ग्रास होपर पे फीड किया फ्रॉग पे फीड किया स्नेक पे फीड किया ईगल।
अब इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये फूड चेन बहुत लंबी नहीं हो सकती। मान लो कि मैं ये कह दूँ कि बेटा इस प्रोड्यूसर के पास हमारे 1000 किलो जूल एनर्जी थी, तो आप एक बात बताओ, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी कि स्नेक के पास कितनी एनर्जी बच जाएगी, तो आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो, है ना। यहाँ पे 1000 किलो जूल है, तो इसमें कितने के 10% इसकी 100 किलो जूल, इसकी 10% फ्रॉग के पास जाएगी 10 किलो जूल, इसकी 10% स्नेक के पास जाएगी 1 किलो जूल, और इसकी 10% इसके पास जाएगी 0.1 किलो जूल। अब सोचो अगर यही फूड चेन में कंपनी में 10 ट्रॉफिक लेवल है, तो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचते पहुंचते एनर्जी बचेगी कितनी, बहुत ही कम। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि एनवायरनमेंट में बहुत लंबी हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज इतनी एनर्जी नहीं बच पाती है कि वो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताती हूँ मैं आपको फूड चेन से रिलेटेड। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आप याद रख सकते हैं एनर्जी की ट्रांसफर की फॉर्म में कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो हम उसको बनाते हैं और ना ही हम उसको खत्म करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या थी कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। इट इज नॉट क्रिएटेड इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कोई एनर्जी बनाता नहीं है। दूसरी बात क्या होगी, हर फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इन एनी फूड चेन, किसी भी फूड चेन की बात कर लो आप, चाहे वह एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, डेट्रीवोरस हो, इन एनी फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी, कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी और कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि हमेशा मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमेशा के कौन से लेवल पे मिलती है, फाउंड एट द प्रोड्यूसर लेवल। और मिनिमम एनर्जी कौन सी कहाँ मिलेगी बेटा, आप बताओ। टॉप ट्रॉफिक लेवल, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल है हमारा, जो टॉप कार्निवोरस होते हैं उनमें हमेशा एनर्जी कम ही मिलती है और 10% ट्रांसफर होती है। तो ये बातें थी बेटा आपके एनर्जी के बारे में। मैंने आपको 10% लॉ ऑफ एनर्जी भी बताया, इसमें से क्वेश्चन आते ध्यान रखें किस तरीके से आता है। लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी, और ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी कब दिया गया था, 1942 के अंदर दिया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आते हैं आपके इकोलॉजिकल पिरामिड से। किससे क्वेश्चन आते हैं भाई, इकोलॉजिकल पिरामिड से। हमारे इकोसिस्टम में जितने भी इकोसिस्टम के पैरामीटर्स हैं, चाहे वो एनर्जी हो, नंबर हो, बायोमास हो, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन in the form of a pyramid, and that is known as ecological pyramid. Ecological pyramids, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, अब ये इस तरीके के पिरामिड होते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ये और भी टाइप्स के होंगे, लेकिन हम यहाँ पे इन्वर्टेड और अपराइट दो टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, ये होते क्या हैं। तो क्या होते हैं, मैंने क्या बताया कि एक फूड चेन में एक हर ट्रॉफिक लेवल पे इकोलॉजिकल के सारे पैरामीटर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इज नॉन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल,
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर, इकोलॉजिकल पैरामीटर, इकोलॉजिकल पैरामीटर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जैसे कि नंबर, बायोमास, एनर्जी, इनको ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन ए pyramid form of various trophic level which form a pyramid shape structure, which form a pyramid shape structure, जो एक पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, that is called इकोलॉजिकल पैरामीटर। उसी को हम क्या नाम देंगे भाई, इकोलॉजिकल पिरामिड्स नाम देंगे। अभी इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के होंगे। एक होगा पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, एक होगा बेटा पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और एक होगा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो आप तीनों का डिफाइन करना भी आ सकता है। अब क्या बता सकते हैं, अगर मान लो पिरामिड्स ऑफ नंबर की डेफिनेशन आती है तो कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामीटर की बजाय नंबर लिख दें, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन विच फॉर्म ए पिरामिड शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। और यहाँ पे पॉइंट नोट करें, of various food chain which form a pyramid shape structure। अगर क्वेश्चन आए डेफिनेशन आए पिरामिड्स ऑफ बायोमास, तो अगेन यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामीटर में आप बायोमास इंक्लूड कर देंगे। अगर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की बात आए तो यहाँ पे आप इकोलॉजिकल पैरामीटर में पिरामिड्स ऑफ एनर्जी नोट कर देंगे। अब आपको एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि मान लो आपको एग्जांपल दिया है सिंपल फूड चेन जो हम पढ़ते हैं ग्रास, ठीक है। तो ग्रास का नंबर, अगर हम पहले नंबर की बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर, ग्रास हमेशा ज़्यादा होगी, डियर ग्रास से कम मिलेंगे, है ना, और लोएन डियर से भी कम मिलेंगे। तो ये कैसा पिरामिड बन गया, इस पिरामिड की अगर हम शेप देखें तो इस तरीके की शेप बनी, है ना, ये ऐसी शेप बनेगी। इसमें यहाँ पे T1 ट्रॉफिक लेवल, इस पे T2 ट्रॉफिक लेवल और इस पे T3 ट्रॉफिक लेवल। तो हमेशा T1 ट्रॉफिक लेवल पे आपको पता है क्या आएंगे भाई, प्रोड्यूसर, इस पे आएंगे कंज्यूमर, सॉरी हार्बीवोरस, और इस पे आएंगे कार्निवोरस। तो आप पिरामिड ऑफ नंबर में क्या देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर है वो हमेशा अपराइट होता है इसकी शेप, और इनवर्टेड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के हम फूड चेन स्टडी कर रहे हैं। देखिए शेप ऑफ दिस पिरामिड कैन बी upright and can be inverted। upright में ये शेप आएगी भाई, और इन्वर्टेड में ये शेप आएगी। अब आप अपराइट का तो एग्जांपल दे सकते हैं ये वाला, या मैंने एक और फूड चेन आपको बताई थी, ग्रास के ऊपर फीड करेगा ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के ऊपर फीड करेगा कौन, मान लो हमने बताया फूड चेन, जैसे कि ग्रास के ऊपर फीड करने वाले ग्रास ऊपर, उसके ऊपर फीड करने वाले फ्रॉग, उसके ऊपर फीड करने वाले स्नेक, और उसके ऊपर फीड करने वाले ईगल। नंबर हमेशा डिक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इन्वर्टेड की शेप क्या है, इसके लिए मैं आपको एक फूड चेन और लिखती हूँ यहाँ पे। मैं ये कहूँगी बेटा एक ट्री है, एक ट्री, उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स क्या होंगे, हमेशा ज़्यादा होंगे,
और बर्ड्स के ऊपर रहने वाले पैरासाइट वो और भी ज़्यादा, एक बर्ड के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट मिल जाएंगे, तो नंबर इंक्रीज करता जा रहा है ना। तो इसमें आप ऐसे शेप लिखेंगे, इस वाली फूड चेन में शेप कैसी हो जाएगी, इसमें शेप हो जाएगी उल्टी, कैसी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड शेप। इन दिस ट्री का नंबर 1, ट्री के ऊपर फिर रहने वाले बर्ड्स ज़्यादा और बर्ड्स के ऊपर रहने वाले पैरासाइट और भी ज़्यादा, तो यहाँ पे नंबर ही इन्वर्टेड हो गया। तो जो T1 ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म वो सबसे कम, उस पे रहने वाले T2 वाले ज़्यादा और उस पे रहने वाले T3 वाले ट्रॉफिक लेवल उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर की मैंने आपको क्या बताई, शेप कैसे हो सकती है, इट कैन बी इन्वर्टेड एंड इट कैन बी अपराइट, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर। आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से लिखनी है, बस इकोलॉजिकल पैरामीटर में आप चेंज कर दें नंबर, बायोमास या एनर्जी, जो भी पूछा गया वही। अच्छा, सेकंड पिरामिड आता है बेटा पिरामिड्स ऑफ बायोमास। सेकंड वन इज पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास में कैसे आएगा कि यहाँ पे जो शेप होती है दैट कैन ऑल्सो बी अपराइट एंड दैट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड, इट कैन बी अपराइट एंड इट कैन बी इन्वर्टेड। अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स के बायोमास को काउंट करें तो किस तरीके की शेप होगी, आप सोचे। मैं आपको ये कहूँ कि भाई हमने एक क्या ली, फूड चेन ली। सपोज करो कि हम ग्रास लैंड में फूड चेन लेते हैं कि हमने ग्रास, ये ऐसी शेप आएगी। अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर लेते हैं, प्रोड्यूसर में सपोज करो हमने ग्रास ली, तो ग्रास से ज़्यादा वेट किसका मिलेगा, इसके ऊपर फीड करने वाले, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे रैबिट हो, चाहे डियर हो, डियर का वेट ग्रास से ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे हार्बीवोरस आए, उनका वेट ज़्यादा मिला। जैसे कि मान लो मैंने आपको डियर की बात करी, यहाँ पे बायोमास की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, बायोमास, नॉट नंबर। रिमेंबर, नंबर तो क्या होगा, डियर का क्या होगा, कम होगा। सॉरी, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिवर्स बोल गई, अपराइट पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो जितना नंबर हमारे ग्रास का है, तो आप देखेंगे कि ग्रास का नंबर हमेशा क्या मिलता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम डियर तो उसके ऊपर कम ही फीड करें, एक ही डियर और ग्रास कितने सारे एरिया में, तो बायोमास किसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट में मान लो ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्री का बायोमास कितना सारा, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके ऊपर फीड करने वाले बर्ड्स या रहने वाले बर्ड्स या इंसेक्ट, या तो डियर रहेंगे यहाँ पे, या इसके ऊपर इंसेक्ट भी फीड कर सकते हैं, तो इंसेक्ट का बायोमास और भी कम हो गया क्योंकि इंसेक्ट का नंबर भी कम है। अगर हम बात करें इसके ऊपर फीड करने वाले जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि मान लो जेकाल लगा लो, ईगल लगा लो, लोएन लगा लो, या ईगल की बात कर लो या जेकाल, इनका बायोमास और भी कम। तो ये अपराइट पिरामिड। लेकिन अगर एक्वेटिक फूड चेन की बात करें, कौन सी फूड चेन की बात करें हम, एक्वेटिक फूड चेन की बात करें, तो वहाँ पे रिवर्स हो जाता है बेटा। इसमें आप क्या देखेंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कौन से, फाइटोप्लैंक्टन्स, इनका बायोमास बहुत कम होता है। ये एक्सेप्शनल है, दिस इज एक्सेप्शनल, अदरवाइज हमेशा पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट मिलेगा। सिर्फ एक्सेप्शनल है एक्वेटिक फूड चेन में बायोमास कैसे होता है कि जो जितनी इनकी प्रोडक्टिविटी होती है ना फाइटोप्लैंक्टन्स की, जितना नंबर ये फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं उसके कंपैरेटिवली इनका बायोमास बहुत कम होता है। और इसके ऊपर फीड करने वाले जू प्लैंक्टन्स का बायोमास ज़्यादा, उसके ऊपर फीड करने वाले स्मॉल फिशेस का बायोमास कंपैरेटिवली ज़्यादा, एंड देन लार्ज फिशेस या हम शार्क वगैरह लिखेंगे तो उनका बायोमास फर्दर और भी ज़्यादा। तो इन्वर्टेड में आप सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल दें, अदरवाइज हमारे जितने भी फूड चेन है उन सब के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास क्या रहेगा, अपराइट रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट में आपको मैं और बताती हूँ पिरामिड ऑफ एनर्जी। लास्ट कौन सा बताते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये तो अंडरस्टूड एंड वेल नोन, आप सब लोग बता सकते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी की शेप कैसी होगी।
आपको क्या बताया कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी अगर 100 kg है तो नेक्स्ट वाले पे 10% ही जाएगी, वो 10 kg, और उससे नेक्स्ट वाले पे 1 ही जाएगी। तो इसमें हमेशा कैसा रहेगा, अपराइट। जैसे जैसे हम T1 से T2 की तरफ T3 की तरफ जाते तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है। हम ये तो नहीं कह सकते ना अभी T1 ट्रॉफिक लेवल पे 100 किलो जूल एनर्जी है तो T2 पे 1000 हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है 10% ला के अकॉर्डिंग। तो इसकी शेप एनर्जी वाले पिरामिड की शेप ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड शेप इसकी कभी नहीं हो सकती है, हमेशा अपराइट होगी। बिकॉज आप बता सकते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू 10% ला, 10% ला के अकॉर्डिंग ओनली 10% एनर्जी होती है विच ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी वो सिर्फ 10% एनर्जी होगी। इस तरीके से इसकी शेप हमेशा हमें अपराइट मिलेगी। ठीक है बेटे, दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड एंड ट्रॉफिक लेवल। इसके आगे भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।